नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिहाग यूएक्स टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान है एक विजनरी फिल्म प्रोड्यूसर जो एसपी सिनेकॉर्प के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, जिन्होंने द ताशकंद फाइल, छेलो दिवस और बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम जैसी फिल्में बनाकर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हाल ही में उनकी फिल्म हिसाब बराबर G5 पे आई है, जिसे दर्शकों ने काफ़ी सराहा है। आइए स्वागत करते हैं विजनरी फिल्म प्रोड्यूसर शरद पटेल जी का। स्वागत है शरद पटेल जी। थैंक यू। आप स्ट्रेटेजिक एंड बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके आपको? मैं बोलूँगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। वरना क्या होता है कि आज प्रोड्यूसर्स के डिस्कशंस एक अलग पर्सपेक्टिव लाते हैं, राइट, जो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो ये इनिशिएटिव वाकई ही मुझे लगता है कि इंफॉर्मेटिव रहेगा लोगों के लिए। थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन। सर, आप बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस, फैशन इंडस्ट्री में क्यूरेटर, देन फिल्म प्रोड्यूसर। इसके बाद ऐसा कोई फील्ड है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? फील्ड तो काफ़ी सारे हैं। अब मैं मेरे ये सारे वाइड एक्सपीरियंसेस, राइट, नॉलेज टेक्नोलॉजी का, एक्सपीरियंसेस एंड पैशन फिल्म मेकिंग का एंड फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का, ये सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं सम वे और दी अदर, राइट। अभी अभी मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ टेक प्लेटफॉर्म भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री को एक अलग अपॉर्चुनिटी दे, लोगों को एक अलग अपॉर्चुनिटी दे, एक अलग ट्रस्ट प्लेटफॉर्म बने। सो मेरे एजुकेशन का एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जोड़ में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। जनरली ये सुना जाता है कि नॉलेज इज पावर, पर फॉर टू मी द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, एंड ये आप कर रहे आई हो। टोटली एग्री। हाँ, तो जो आपने बोला कि इंडस्ट्री के लिए कुछ टेक कर रहे हो, ये कुछ ओटीटी है या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में हेल्प करेगा? इसके बारे में आप शेयर करना चाहोगे कुछ? सो मैं ये बोलूँगा, ज़्यादा डिटेल्स तो अभी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट जस्ट में मैं बताऊँ तो ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमने देखा कि सारी इंडस्ट्रीज़ में आपके पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, स्टार्टअप्स आ गए हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइट। बट मैं बताऊँ तो रियल एस्टेट सेक्टर और फिल्म मेकिंग, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि जो अभी भी माना जाता है कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। सही तरीके से करो तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट उसको चैनलाइज करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करे एंड लोगों को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म दे। सो मोर ऑफ वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। सो यू आर ए काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड गाय। राइट। हमें इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है आज के समय में। अच्छा सर, आपने कब सोचा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? ऐसा कोई ट्रिगर मोमेंट, क्या क्या ऐसी वजह रही जिसने आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया? ऐसा कोई ट्रिगर मोमेंट तो नहीं था, पर मैं बताऊंगा कि फिल्म्स देखना चाइल्डहुड से एक फैमिली में पैशन सा रहा है। मैं बोलूँगा कि मतलब सिंस द टाइम आई रिमेंबर के मैं समझने लगा, चाइल्डहुड से हमारा एक फैमिली ऐसे क्या बोले, एक रिचुअल रहा है कि एवरी फ्राइडे हम लास्ट शो जो फिल्म आए वो अच्छी बुरी देखने जाने का ही थिएटर में। तो वो चाइल्डहुड से रहा है, पेरेंट्स ने आदत डाली थी, तो तब से फिल्मों की तरफ इंक्लिनेशन था ही। फिर जब मैं कॉलेज में था, जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे ऑर्गेनाइजिंग का बड़ा शौक था। एंड आई फील, प्रैक्टिकली तो लोग ही बता सकते हैं, बट आई फील कि मैं क्राइसिस होते हैं ना, उसमें मैं बेस्ट डिसीजन ले पाता हूँ। ओके, मैन परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन ही इज इन प्रेशर। राइट। एंड वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो क्रेडिट सब ले जाएंगे, और फेलियर हुआ तो आपका है। आप क्या नहीं, फेलियर हुआ तो आपको लर्निंग आ गई। करेक्ट। पर लोग तो आपको पॉइंट करेंगे कि अरे वही तो आपकी करेंगे। वजह से हुआ, राइट। सो वो चैलेंजेस होती है। एंड मैं कॉलेज के टाइम पे भी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता था कॉलेज के लिए, कॉलेज के बाहर। तो ऑलवेज साइड एक्टिविटीज़ ये लाइन से जुड़ी हुई करता रहता। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ करीबन 2007, 8, 9 की आसपास की, जब अपनी इंडस्ट्री में ग्राउंड सिटी टूर प्रमोशंस का दौर शुरू हुआ था।
सो गुजरात में मैं जितने भी बॉलीवुड के फिल्म गुजरात में आते थे तो मेरी टीम हम क्यूरेट करते थे आइडियाज़, और एग्जीक्यूशन मैं कॉलेज के साथ वो पार्ट टाइम में पास टाइम में करता रहता था। सो वहाँ से एक जुड़ाव शुरू हुआ था। फैशन इंडस्ट्री में मैं काफ़ी इंक्लाइंड था। मैं कॉलेज के टाइम पे खुद प्रोफेशनल मॉडल भी रह चुका हूँ, काफ़ी ब्रांड्स के लिए वहाँ पे मॉडलिंग की थी, थिएटर्स भी किया था। तो ऑलवेज क्रिएटिव फील्ड एंड सेम टाइम गुजराती हूँ, बिजनेस दिमाग तो चलता ही है पहले, राइट। सो क्रिएटिव पैशन था, पर जो बैलेंस क्रिएट करना उसके लिए एक जर्नी का प्रोसेस होता है। बट पहले से ये लाइन के टूवर्ड्स इंक्लिनेशन था, एक इंटरेस्ट था शुरू से। इंटरेस्ट था। जैसे आपने बोला कि फैमिली का रिचुअल था कि हर फ्राइडे को एक फिल्म देखना ही देखना है। मेरे को लगता है कि कहीं ये एक वजह है, ये एक माइंडसेट है जो कि रीजनल फिल्मों में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं गुजराती फिल्म और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, यहाँ ये रिचुअल बड़ा अच्छा है। कोई भी पंजाबी गाना आएगा सब लोग सुनेंगे, कोई भी पंजाबी फिल्म आएगी सब लोग देखेंगे। इसी तरह गुजरात में जो कि अभी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करी है पिछले कुछ सालों में। हालांकि साउथ जो रीजनल है उसमें एक अलग फैक्टर है, करेक्ट। है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर प्ले कर रहा है ऐसा, इसी वजह से रीजनल सिनेमा, या तो आपके पास इंटरटेनमेंट के लिए एक्स्ट्रा बजट है स्पेंडिंग के लिए, तो गुजराती या पंजाबी रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ सिर्फ गुजराती इंडस्ट्री के लिए रेफरेंस के लिए बात करते हैं। सो मैं बोलूँगा इतने सालों से, क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री या तो एकदम रूरल गुजराती सिनेमा जो बनता था, जो टीयर 3 सिटी में ज़्यादातर जाना जाता है, समझा जाता है, वो चलता था। अभी जो है, जो हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा जो हुआ अर्बन गुजराती, मेरे लिए सिनेमा इंडियन सिनेमा है। लैंग्वेजेस अलग अलग है, पर लैंग्वेज वाइज पहले क्या था, बिकॉज वहाँ पे डेवलप नहीं था मार्केट, तो ज़्यादातर गुजराती, बिकॉज हर कोई हिंदी समझता है। सो गुजराती ऑडियंस के लिए हिंदी प्राइमरी सिनेमा था। आज जैसे साउथ के लिए हिंदी लैंग्वेज भी आधे लोग बोलते नहीं है, राइट। तो उनके लिए प्राइमरी लैंग्वेज भी उनकी साउथ की है, प्राइमरी सिनेमा भी साउथ है, तो वहाँ वो लॉयल्टी अलग है। गुजरात में ये प्रॉब्लम थी कि आज इतने सालों से, 50 सालों से आपका प्राइम सिनेमा ही हिंदी है, तो उसमें डिस्टिंग्विश करना। अच्छा, एक दौर था क्योंकि पहले आज एक बेसिक फिल्में आती थी, नॉर्मल फिल्में आती थी, जहाँ आप खुद को रिलेट कर सकते हो, बेसिक स्टोरीज कहानियाँ होती थी। आज वो मिसिंग है। आज सभी को लार्जर देन लाइफ बनाना है, एस्पिरेशनल चीज़ें बनानी है। येस, एस्पिरेशनल सब्जेक्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान देख के सोचता है कि ये ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में तो सोचता ही है कि यार मैं ऐसा पैशनेट हीरो हूँ, मैं ऐसा एक्शन हीरो हूँ। बट एट द सेम टाइम जब आप एक फैमिली ऑडियंस देखने बैठती है, तो आई थिंक रीजनल सिनेमा का सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि आप इंसान को रिलेटेबिलिटी कनेक्ट कर सकते हो, इमोशन से जोड़ सकते हो, उनके बेसिक इमोशंस के साथ, कि जो एक कॉमन इंसान भी खुद को वो कैरेक्टर में देख सकता है, रिलेट कर पाता है। तो अभी डिस्टिंग्विश बहुत क्लियर हो गया है कि बेसिक सिंपल स्टोरीज जिसकी यहाँ ज़रूरत है वो रीजनल सिनेमा से आ रही है। सही है। तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड था, इसने स्पेसिफिकली फिल्म मेकिंग में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप फिल्म टेक कुछ आप Correct. डेवलप कर रहे हो, आज तक इस बैकग्राउंड ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सो मैं बोलूँगा, पहले मुझे जब मैंने कंप्यूटर्स किया उस टाइम पे स्टार्टअप्स का इतना मार्केट नहीं था इंडिया में स्पेशली। सो उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया था, बट इनहेरेंटली मुझे लगता है, बिकॉज मेरा टेक इंक्लिनेशन पहले से था, मुझे डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इस तरह से सपोर्ट हुआ है, बिकॉज आई थिंक समवेयर वो आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लाने में हेल्प करता है। आज हमारी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इट इज़ टू डिपेंडेंट, राइट, लोगों पे, बट उसके पीछे भी एक आपको प्रोसेस चाहिए, एक एसओपी चाहिए, एक डाटा एनालिटिक्स होता है, एक प्रोसेस सिस्टम चाहिए, राइट। बिकॉज आज आपने एक फिल्म का प्रोसेस किया, राइट, फ्रॉम डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मेकिंग से लेके रिलीज, आफ्टर रिलीज, राइट। तो हर एक के पीछे एक एसओपीज है। आपकी हर एक प्रोजेक्ट में आप सोचो कि आज आप एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो, आपकी टीम 10 लोग से लेके 100 लोग की टीम भी ग्रो होती है, आपको एक एसओपीज एंड प्रोसेस सेट करते करते सालों लग जाते हैं, राइट। वहीं फिल्म मेकिंग में आप हर कुछ महीनों में या हर साल एक नई कंपनी बनाते हो, ऐसा ही होता है। कंपनी आपकी एक है, कोर टीम आपकी छोटी है, हर प्रोजेक्ट पे 50 नए लोग आते हैं, हर एक के अपने अपने वर्किंग स्टाइल है। आज सभी लोग जुड़ते हैं वो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए। वो 1 साल में सभी को एक सिस्टम में लाना, सभी को एक प्रोसेस समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जितना प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, सो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ा देता है, आपकी एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर देता है।
सो उस तरह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई मेरा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड की वजह से। टेक्नोलॉजी कुछ कुछ फैक्टर्स में, कुछ सेक्टर में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मार्केटिंग हो या प्री प्रोडक्शन हो, उनमें हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं क्रिएटिविटी फील्ड पे फोकस करूं, जैसे आजकल एआई से स्टोरी राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, तो जो एक इनहेरेंट क्रिएटिविटी होती है और एक एआई क्रिएटिविटी है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हो? अगर मैं स्क्रिप्ट लाता हूँ कि सर लिखी हुई है स्क्रिप्ट, इस पे फिल्म बनाना, आपको प्रोड्यूस करना है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये एआई ड्रिवन कंटेंट है या ये जेन्यून है कि वो पता लगाना बहुत आसान है। मतलब सी मैं भी आज एआई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करता हूँ, बट डिपेंड्स आप उसको यूज़ करते हो एज अपना असिस्टेंस या आप उसको यूज़ करते हो एज अपना रिप्लेसमेंट, उसमें बहुत फ़र्क है। आज जैसे हर कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है, राइट? जैसे मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताऊंगा। सो मैं चैट जीपीटी कैसे यूज़ करता हूँ, नॉर्मली लोगों ने क्या कर दिया है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कुछ चीज़ का प्रपोजल बनाना है, आंसर बनाना है, तो आप प्रॉम्प्ट डालते हो कि आई वांट टू डू दिस दिस दिस, आप इसका प्रपोजल बना के दो। तो आपको जो जनरेट होके आता है वो ऑब्वियसली एक जेनेरिक जो मिलेगा वही आएगा, तो आपको पता चल जाता है कि कॉपी पेस्ट है, राइट? बट मैं कैसे यूज़ करता हूँ कि जो चीज़ मुझे लिखनी होती है, बनाना होता है, उसका स्ट्रक्चर तो पूरा मैं ही तैयार करता हूँ। मैं ज़्यादातर उसमें एआई का प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं उसको रीस्ट्रक्चर, रीड्राफ्ट एक वो तरीके से टाइम कर बचा सकते लेते हो हो। आप, वो टाइम बचा दो आप, प्रोसेसिंग टाइम, आप क्लरिकल टाइम बचा रहे हो, क्लरिकल टाइम। राइट? जो जो प्रोसेसिंग में आपको 1 घंटा जाएगा उसको फॉर्मेटिंग करने में, वही चीज़ आपका 1 मिनट में हो जाता है। फ़र्क उतना पड़ता है। अब जैसे मैंने कुछ काफ़ी 3-4 पेजेस का कुछ बनाया था, मेरे को ये जो ड्राफ्ट कुछ बनाना था, रिसर्च मटेरियल। सो मैं 1-2 बार मेरे साथ तो ऐसा केस हुआ है कि चैट जीपीटी हैंग हो गया एक्सेस यूज क्योंकि माई टाइपिंग स्पीड वॉज फार बेटर देन द प्रोसेसिंग स्पीड। सो ऐसा भी होता है। सो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आपके असिस्टेंट की तरह करो तो बहुत यूज़फुल है। पर आप ये मान लो कि आपने अगर कोई स्क्रिप्ट आई एंड स्क्रिप्ट अगर डाल के एनालिसिस के लिए डाली, राइट? जैसे ये सब रिपोर्ट्स भी निकलते हैं कि ये फिल्म का प्रेडिक्शन, ऑनेस्टली स्पीकिंग उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? बिकॉज आप अल्टीमेटली अगर वो एनालिसिस से ही चीज़ें सक्सेसफुल होती तो वंडर्स क्रिएट नहीं होते, मतलब नकल में भी अकल लगानी पड़ेगी, राइट? सो डेफिनेटली कन्विक्शन चाहिए। एंड आई फील के फिल्म मेकिंग में, वेदर इट्स अ प्रोड्यूसर, वेदर इट्स अ डायरेक्टर, वेदर इट्स अ राइटर, किसी एक का कन्विक्शन बहुत बड़ा काम कर जाता है। टीम वर्क है, बट अल्टीमेटली एक का विजन फॉलो करना ज़रूरी है। एंड वो विजन या तो बहुत सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल होगा या एवरेज जाएगा, बट आई डोंट फील एनीथिंग इज़ अ फेलियर। इट माइट बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम देयर। राइट सर, राइट सर। अच्छा, आपकी गुजराती फिल्म छेलो दिवस बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही थी, उस फिल्म की सफलता ने आपको कैसे प्रमोट किया? सो छेल्लो दिवस की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टेक्निकली वो सबके लिए डेब्यू था। एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब डेब्यू थे। मतलब शायद पूरी टीम में थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा मेरे पास था, क्योंकि मेरे को ये लाइन में जाना था तो मैं काफ़ी रिसर्च करता था, काफ़ी स्टडी करता था। वो फिल्म ने एक नया दौर क्रिएट कर दिया। आज जैसे हमारी एक कल्ट फिल्म हो गई थी अंदाज अपना अपना, उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि छेल्लो दिवस एक गुजराती इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क बन गई, जो सालों साल मतलब कितनी भी फिल्में आएगी, कितने भी बॉक्स ऑफिस तोड़ेगी, उससे उससे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस भी काफ़ी फिल्मों ने किया है उसके बाद। पर छेल्लो दिवस ने जो नेम क्रिएट किया, जो वैल्यू क्रिएट की है, हाँ, वो आज तक कोई फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि वो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई वहाँ से। और हुआ ये कि एक जब पाथ ब्रेकिंग फिल्म एक इंडस्ट्री से आ जाती है जो पूरी इंडस्ट्री बना देती है। टेक्निकली स्पीकिंग गुजराती इंडस्ट्री तब थी नहीं। ये नहीं। छेल्लो दिवस के ये बाद मेरे शायद ख्याल पूरी 2014-15 की फिल्म है। 2015। हाँ। सो छेल्लो दिवस के बाद पूरी इंडस्ट्री बन गई एंड आज बहुत सक्सेसफुली ग्रो हो रही है इंडस्ट्री। सो उसकी वजह से मेन स्ट्रीम में नोटिस हुई फिल्म एंड हमारा वर्क। क्योंकि होता ही है कि जब थिएटर्स में अनफॉर्चुनेटली रीजनल को इतना ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं था, खास करके गुजरात में, कि गुजराती फिल्में होती ही नहीं थी। सो जब हमें बेयरली, हम तो 80 शो से शुरू किया था, 80 स्क्रीन 80 शो, एक एक शो मिला था। एंड मैं मूवीज़ का नाम नहीं दूंगा, बट काफ़ी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स थी। एंड हमारी फिल्म ने सबके शोज़ रिप्लेस कर दिए इन 24 आवर्स। लोगों को अच्छा कंटेंट हाँ, लगता है। तो उसकी वजह से एक मेन स्ट्रीम पैन इंडिया नोटिस हुआ कि ऐसी तो कौन सी फिल्म है जो गुजरात में, मतलब कोई और फिल्म
टिक नहीं पा रहे हैं, सबके शोज रिप्लेस हो रही है। सो वहाँ से, एंड आई थिंक वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, एक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी एंट्री की, राइट, बिकॉज इसका शायद रीमेक भी बनाया छेलो दिवस का। इसका रीमेक भी बनाया, आनंद पंडित जी ने रीमेक बनाया था, उसके बाद ही इमीडिएटली बनाया था रीमेक। अच्छा, जैसे आपने बोला कि छेलो दिवस में सारे नए थे और थियोरटिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा आप पे था, तो जब आप एज ए प्रोड्यूसर आप कोई प्रोजेक्ट को लेते हो और कहीं ऐसी चॉइस आ जाती है कि भैया एक तो फिल्म स्कूल से पढ़ के आया है यूएस, लंदन, जापान से, और एक यहाँ पे इंडस्ट्री में उसके पास वो डिग्री नहीं है ना, काइंड ऑफ, लेकिन वो काम करा, तो किसको प्रेफरेंस देते हो आप? मैं आई वुड से आदमी के पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन को प्रेफरेंस देता हूँ, बिकॉज आई फील सी आज जैसे मैं जो जो काम कर रहा हूँ उसमें से एक भी काम का मेरा फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट आई फील के फॉर्मल एजुकेशन येस आपको एक हद तक ले आता है, एक हद तक आपको एक बेस बना देता है, बट बाकी एज एन एंटरप्रेनर आप जो एक्चुअल एग्जीक्यूट करते हो, हम जब बोलते हैं कि लीडर्स आर नॉट क्रिएटेड, आर बॉर्न, राइट, तो मैंने कभी पाथ फॉलो करना नहीं सीखा है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि यू क्रिएट द पाथ। तो मेरे लिए फिल्म मेकिंग हमेशा ऐसा रहा है कि हमने अपने कन्विक्शन पे काम किया, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मैंने कभी नहीं देखा कि चलो अभी हॉरर चल रहा है तो हॉरर बना लो, अभी ये चल रहा है तो ये बना लो। हमने हमेशा, हमें अच्छा लगा, लॉजिकल लगा, सी अच्छा इज़ सब्जेक्टिव, आपके लिए अच्छा कुछ और होगा, मेरे लिए अच्छा कुछ और होगा, बट हम हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी हमें अच्छा लगा इसलिए कर रहे हैं। वी ऑलवेज सी कि प्रैक्टिकल क्या है, लॉजिकल क्या है, बिकॉज इतना हमने कॉन्स्टेंटली हमारे सब्जेक्ट्स के लिए हम रहे हैं कि जो भी फिल्में हमने बनाई, आप हर एक फिल्म देख लो, भले अलग अलग जॉनरा की होगी, कंटेंट लॉजिकल होगा कि लोग एटलीस्ट रिलेट कर पाएंगे, कोई ये नहीं बोल देगा कि अरे यार क्या ही बना दिया है। सो वो क्वालिटी कॉन्शियस के लिए हम हमेशा से केयरफुल रहे। अभी आपकी हाल ही में जी5 पे आर माधवन की हिसाब बराबर आई है, जिसकी आप वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं। हिंदी फिल्मों की ऑडियंस बहुत डाइवर्स है, तो जब आपने ये प्रोजेक्ट लिया तो किस तरह की ऑडियंस को आपने स्पेसिफिकली टारगेट करके इस प्रोजेक्ट को सारी पूरा ऑडियंस। किया? सो जैसे मैं इसका थॉट, इसका जर्म मैं बताऊंगा, स्टोरी का जर्म। इनफैक्ट ये फिल्म एंड वो बोलते हैं ना कि हर एक फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, राइट। सो पहले इंटरेक्शन हुआ नहीं, अभी इंटरेक्शन हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। सो ये हिसाब बराबर एक्चुअली सबसे पहले आज से 7 साल पहले जब मैंने छेल्लो दिवस बनाई थी, छेल्लो दिवस के दूसरे ही साल में, सो 2016 में हिसाब बराबर मेरे पास यही हमारे जो राइटर रितेश शास्त्री, ये मेरे पास लेके आए थे गुजराती में बनाने के लिए। अच्छा। और हम उस टाइम पे इसको फिल्म को गुजराती में बनाने वाले थे, उस टाइम पे हिसाब किताब बैठा नहीं और हमने नहीं बनाई गुजराती में। फिर ये फिल्म हिंदी में बनने के लिए काफ़ी लोगों के पास गई थी, एंड ठीक 7 साल बाद ये फिल्म वापस हमारे पास आई, एंड उस टाइम पे चीज़ें बैठ गई, एंड हम तब जियो के साथ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। सो राइट टाइमिंग, राइट सेटअप, एंड ये प्रोजेक्ट्स तो हमको पहले से ही पसंद था, तो वहाँ से वापस शुरुआत हुई। अभी इसका बेसिक स्टोरी का जर्म क्या था, मैंने जब ये सोचा कि क्यों ये स्टोरी बनानी चाहिए, जब ये थॉट था कि इट्स अ स्टोरी ऑफ कॉमन मैन एंड कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन मैन जाने तो हर कोई कॉमन मैन है, राइट। आज सबसे बिलियनर भी है, बट आज आप मुझे बात पता कि एंड काफ़ी केसेस है पास्ट में हुए भी, एपिसोड्स भी हुए हैं। आज आप देखो, आपके फ़ोन बिल से लेके, लाइट बिल से लेके, अगर छोटे छोटे सर चार्जेस, ये चार्जेस, वो आते चार्जेस रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं 10 देते। रुपये 15 रुपये एंड अगर आपने ध्यान दिया और अगर वो चीज़ को आपने कस्टमर सर्विस में आपने कंप्लेन की कि भाई यार ये गड़बड़ लग रही है, क्या चार्ज है बताओ। अच्छा, पहले तो आपको फ़ोन बिल में डिटेल स्टेटमेंट मिलते थे, राइट। अब तो फ़ोन बिल में डिटेल स्टेटमेंट भी नहीं आते, आपको खाली टॉप बिल आ जाता है, अगर आप मांगते नहीं हो तो स्टेटमेंट नहीं आता है, अदर चार्जेस करके कुछ अमाउंट्स आ जाती नजर आ है, जाता है, राइट। मिसलेनियस। एंड वही आप 10-20 रुपए के लिए आप देखते ही नहीं हो, टाइम नहीं है इतना, टाइम लोगों के नहीं है पास। वो। अच्छा, वो 10-20 रुपए का टाइम के लिए आपका वो कॉल सेंटर पे आपका आधा घंटा बिगाड़ेगा, आप बोलेगा यार आधा घंटा में मैं बिगाड़ूं, 10-20 क्या 250-300 भी करते तो हैं, आप नहीं देखते। हम ध्यान नहीं देते कि चलो यार, हाँ सो ये होगा कुछ रूटीन थॉट प्रोवोकिंग आइडिया था कि अगर ये चीज़ जो बताया क्लिक जाए हो कि गया। हाँ, कि थॉट प्रोवोकिंग आइडिया था कि यार ये सच्ची में, मतलब ऐसा तो, मतलब छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, आज हर कोई अबजोपति भी है, वो भी एक बार नेगोशिएशन करना नहीं छोड़ेगा। तो आप जब सारा 10-20-50 रुपये 100 रुपये के लिए नेगोशिएशन करते हो, पर ये जो पैसा जहाँ पे स्टेटमेंट्स में से इतने छोटे छोटे पैसे जाते हैं, उसके बारे में कौन सोचता है।
हाँ नहीं, ये ट्रिगर पॉइंट था मेरे को भी। मैं भी 50 रुपये कट रहा है, 200 कट रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन ये देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, एक देखना एक पैसा चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, इस पर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, ये आपकी जो ताशकंद फाइल एक पॉलिटिकल एंड कमर्शियल हिट फिल्म थी। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से कोई भी सक्सेसफुल जो फिल्म है उसके 3 डायमेंशन होते हैं कि आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। राइट। इन तीनों को आप कैसे बैलेंस करते हो? कई बार कुछ प्रोजेक्ट आर्टिस्टिकली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुपीरियर होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट तो बिजनेस पे आता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हो? कैसे आप प्रोजेक्ट चूज करते हो? सो पहला थॉट प्रोसेस ये है कि इंडस्ट्री में, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मैं एज अ प्रोड्यूसर बोल सकता हूँ कि क्रिएटिव लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, हम फिल्म क्रिएटिविटी के लिए बना रहे। यस, आप क्रिएटिविटी के लिए बना रहे हो, इसलिए आप ये फील्ड में हो, अदरवाइज तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, राइट। सो उसमें कोई डिबेट नहीं है। ये हमेशा से डिबेट रही है कि कमर्शियल वायबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। अरे क्रिएटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। बट जो बैलेंस चाहिए कि यस, राइट क्रिएटिविटी विद राइट कॉमर्स, बिकॉज एक बेसिक सा लॉजिक है, ये डिबेट हर कोई करता है, हर कोई डिबेट शो में ये बात आती है कि अगर आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी बना दी, पर अगर वो बिजनेस ही नहीं करेगी तो टेक्निकली वो लोगों तक पहुंची नहीं। लोगों तक पहुंची नहीं तो अच्छा, कैसे लोगों पता तक चलेगा? पहुंचेगी तो बिजनेस होगी। तो आपका भी जो पर्पस है कि आपकी क्रिएटिविटी लोग देखे, उसके लिए उसका कॉमर्स सही होना भी ज़रूरी है, राइट। अभी जैसे टास्क एंड फाइल्स का एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। सो टास्क एंड फाइल्स की जर्नी, उसके पहले मेरी और विवेक अग्निहोत्री की जर्नी शुरुआत हुई थी बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम से। जो वो भी एक अच्छी हिट फिल्म थी, यस, स्लीपर हिट जिसको स्लीपर हिट बोलते बोलते हैं। उसको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले थे। सो टास्क एंड वो जर्नी के बाद एक हमारा एक ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग रैपो अच्छा बना था। तो एक थॉट आया था, हम सब बाउंस ऑफ कर रहे थे यार क्या बनाए नेक्स्ट। तो इट वॉज वन थॉट कि हम जब रिसर्च कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ पे आज कोई, ये सारा जितना हमने डेटा बताया सब ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। बट हमने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट किया। हम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे, हमने प्रेजेंट किया कि ये चीज़ है। अभी दो चीज़ हो जाती है, या तो आप ये प्रेजेंट करते हो एज अ डॉक्यूमेंट्री, राइट। सो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री का एक फॉर्मेट अलग हो जाता है, या आपने जैसे बोला कि आर्ट और क्रिएटिविटी का कॉमर्स कैसे बिठाओ। सो फिर हुआ कि अब वो एरा में तो जाके आप बनाने वाले हो नहीं, आप नहीं कर सकते हो, मतलब वो लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, आपको पता भी नहीं, बिकॉज आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन, आपके पास कंक्लूजन नहीं है। आप वही पेश कर सकते हो जो पब्लिक के पास ऑलरेडी है, बट उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से दे सकते हो। तो हमने सोचा कि थॉट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड थॉट प्रोवोकिंग है, एज अ इंडियन करना चाहिए हमको। सेकंड थॉट आया कि अभी इसको बिठाए कैसे फॉर्मेट में जो लोगों को अच्छा लगे। तो हमने किया कि हमने एक रेफरेंस लिया, जो एक बहुत कल्ट फेमस फिल्म थी 12 एंग्री मैन, 12 एंग्री मैन। राइट। सो उसका एक कोर, मतलब नॉट लिटरली रेप्लिकेशन ऑफ 12 एंग्री मैन, बट एक थॉट था कि एक कमेटी बैठी है, इन कमेटी में डिबेट है। डिबेट। अब वो डिबेट को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत मुश्किल है, राइट। सो पहले बिठाया कि भाई ओके, ये फॉर्मेट में लेके जाते हैं कि भाई ओके, एक मुद्दा खड़ा हुआ, उसे कमेटी बिठाई गई एंड वो कमेटी डिस्कस करेगी क्या क्या हुआ होगा, एंड सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो। एक हिस्टोरियन है, एक पॉलिटिशियन है, कि ये है एक्सेट्रा, अलग अलग बैकग्राउंड से है लोग, राइट। दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग कि हर एक लोगों के पर्सपेक्टिव। तो आज वो कमेटी में हर तरह का लोग, हर फील्ड के लोग थे। अच्छा, अब उसको आती है कमर्शियल वायबिलिटी की बात। तो ये हो गया फॉर्मेट कि अभी आप क्रिएटिविटी को आपने एक अच्छे फॉर्मेट में बिठाया कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करेगा। अब आ गई कमर्शियल वायबिलिटी की बात। अच्छा, ये फिल्म ऐसी तो थी नहीं कि जो एकदम स्टार वैल्यू पे चले गए, अरे नहीं कोई चलो बड़े हम स्टार नहीं बड़े थे, स्टार। अच्छे एक्टर्स थे, आप बोल Correct? सकते हो, अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा, आप नए आर्टिस्ट ले लेते हो, कोई हर्ज नहीं है। द प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी एंड रिलेटेबिलिटी, बिकॉज आपको बहुत सॉलिड एक्टर्स चाहिए इसमें, क्योंकि आप 2 घंटा सबको एक रूम में एक टॉक शो में बिठा रहे हो। टेक्निकली इट्स अ टॉक शो, टॉक शो। जिसको आप बोल रहे हो फीचर फिल्म है, ये डायलॉग ड्रिवन, लाइक डायलॉग ड्रिवन, 12 एंग्री राइट, डायलॉग ड्रिवन। हाँ। तब ऐसे में आपको आपके जानीते मानीते चेहरे देखने होते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया कि कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट हो, जैसे कुछ नए एक्टर्स भी थे, कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट ऐसे हो जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये क्या करेंगे। एंड बाकी के इतने सीनियर एक्टर्स थे, काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स थे, जिनको आपको पता है कि मतलब वो कोई भी रोल में ढल जाएंगे अलग ही, उनको बस रोल दे दो, कैरेक्टर समझा राइट। दो, अपने आप उसको जीवंत एंड कर देते हैं। बिकॉज ये फिल्म हमने बहुत राइट बजट में बनाई। ऐसी फिल्म का हम बोलेंगे लैविशली बना, उसका मतलब नहीं है। उसका जो नीडेड बजट था वही बजट में बनाई। तो आज वो फिल्म
मैं बताऊं कि अपने बॉलीवुड की हिस्ट्री में दैट वाज वन ऑफ द फिल्म कि जो ये जो जॉनरा है पॉलिटिकल थ्रिलर, वो डॉक्यू ड्रामा इसको बोलते हैं। तो डॉक्यू ड्रामा नॉर्मली थियोरेटिकल फिल्म्स नहीं मानी जाती है, राइट। ये पहली फिल्म है जो एज अ थिएटर फीचर फिल्म मानी गई और थिएटर सक्सेस भी मिली। वीर है, हम थिएटर में 100 दिन चले, मिला 100 दिन हम थिएटर में चले। 2 कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिला हमें। इनफैक्ट इसका एज अ चैप्टर IIM अहमदाबाद में करिकुलम में इसको इंक्लूड भी किया गया। इफ़ी गोवा में हमें इसका स्पेशल स्क्रीनिंग एज अ प्रिविलेज स्क्रीनिंग एंड स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। सो ये फिल्म ने एक मार्क क्रिएट कर दिया। एंड मिड डे अवार्ड्स ने मुझे 2000 आई थिंक 2-3 साल पहले मिड डे अवार्ड्स ने मुझे ट्रेंड सेटर प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसके लिए दिया। बहुत बढ़िया। तो अभी अभी इंडस्ट्री में ऐसे कौन से करंट ट्रेंड्स हैं जिनसे आप थोड़ा सा सावधान रहते हो? सो एज अ मेकर हम बहुत कॉन्शियस हमेशा से रहे हैं कि हमने जो भी कंटेंट बनाए, हमने कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोवोकिंग वैसे कंटेंट से हम दूर रहे हैं। बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी फील कि हम नेगेटिविटी को क्यों प्रमोट करें, राइट। फिल्म मेकिंग एंटरटेनमेंट के लिए है या अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो उस पर रहे। सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट से हम दूर रहे हैं। सो ऐसी भी चीज़ें चलती है, नहीं चलती ऐसा नहीं है, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी अलग होती है। बट हम वो सबसे हम कंटेंट और मीनिंगफुल सिनेमा पे हम फोकस वो रहा है ताशकंद फाइल हो, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, या हिसाब भी बराबर हो, हिसाब बराबर हो, है ना? मीनिंगफुल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। अच्छा, प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर जनरली क्या होता है, लोगों में काम धारणा है कि जो पैसा लगाता है वही प्रोड्यूसर है। अब पैसा एक इन्वेस्टर भी लगाता है, एक फाइनेंसर भी आता है और प्रोड्यूसर भी होता है। तो इनमें Correct. क्या डिफरेंस है, और एज ए प्रोड्यूसर क्या स्पेसिफिक रोल हो जाते हैं उसके? करेक्ट। सो इसके लिए मेरे पास मैं इसको अलग एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो लोग ये फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, जो जानना चाहेंगे, उनको समझने के लिए जो एक जनरल भाषा में समझ में आए वो मैं समझाता हूँ दूसरे एग्जांपल से। फिर इस पे आऊँगा कि प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है। मैं इसको समझाऊँगा अपने दूसरे फील्ड के एग्जांपल से, रियल एस्टेट के। सो रियल एस्टेट में आप भी जानते हो कि प्रोजेक्ट्स में एक होता है रियल एस्टेट डेवलपर और एक होता है इन्वेस्टर। नाउ रियल इन्वेस्टर कोई भी कॉमन आदमी हो सकता है, कोई लोन भी हो लेके सकता है, कुछ भी कोई भी, इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, हाँ इन्वेस्ट कर दिया, या स्लीपिंग पार्टनर्स है, राइट, जो कंपनी में पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका कोई एक्टिव रोल नहीं है, राइट। आज अगर मैं ये सिंपल लैंग्वेज में जो सभी को समझ में आएगा समझाऊँ, तो आज रियल एस्टेट डेवलपर मे नॉट इन्वेस्ट, बट आज रियल एस्टेट डेवलपर के पीछे एक इन्वेस्टर लॉबी होती है जो इन्वेस्ट करते हैं उनके विजन पे। आज एक डेवलपर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि भाई हमें ज़मीन कहाँ खरीदनी है, ये ज़मीन पे अच्छा नया नया एरिया है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ क्या आने वाले हैं उसके बारे में नॉलेज रखना, आइडेंटिफाई करना, डील करके ज़मीन लेना, उसको पेपर वर्क क्लियर कराना, पासिंग कराना, NA कराना, फिर आइडेंटिफाई करना कि यहाँ क्या बनना चाहिए, क्या चीज़ बिकेगी, क्या चीज़ की वायबिलिटी, क्या नीड है, पब्लिक को क्या चाहिए, राइट। वहाँ पे रेसिडेंशियल चाहिए, हाई एंड चाहिए, कमर्शियल चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्टर कौन होना चाहिए उसके लिए, राइट, यानी कि आर्किटेक्ट कौन है। फिर आप हायर करते हो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, टीम कौन है। टीम कौन है, फिर आप अपनी सेल्स टीम बिठाते हो, आप बेचते आप हो, राइट, फिर रोड बनाते हो, इसमें कुछ सब आप करते पायलट हो, प्रोजेक्ट राइट। बनाते हो। तो अगर आप इसको लिटरल सेंस में, अगर आप इसको अब फिल्म लाइन से जोड़ दो, राइट, एक प्रोड्यूसर है कि रियल एस्टेट डेवलपर है। आज हर कोई ये मानता है कि कैप्टन ऑफ द शिप एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है। राइट। सही बात है, शिप वो चला रहा है, राइट। शिप का ओनर्स कौन लेता है? हाँ, नहीं, मेरे को भी यही लगता है। मेरा किसी के साथ पिछले दिनों डिस्कशन हो रहा था कि पहले स्टोरी आती है, राइटर आता है, उसके बाद में प्रोड्यूसर आता है। अगर स्टोरी नहीं आएगी तो प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा, अगर प्रोड्यूसर नहीं आएगा तो स्टोरी कुछ नहीं करेगी। कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, एक्टर, वो तो बाद में आते हैं। सो ये अगर देखो ना, तो गाड़ी के 4 पहिए हैं। एक है राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स। ये चारों अगर सिंक में नहीं होगे ना, तो कोई प्रोजेक्ट का अच्छा आउटकम नहीं आ सकता, सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सही पाएंगे। डेस्टिनेशन पे आप पहुंच ही नहीं सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने बोला कि हर कोई चीज़ में आज क्या है, क्या है, एंड वो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आप राइटर की क्रेडिट शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। डायरेक्टर की क्रेडिट आप शेयर करोगे? नहीं करोगे।
एक्टर की क्रेडिट शेयर करो कि नहीं, आप एक्टिंग करो पर हम दोनों का नाम आएगा। नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर की क्रेडिट हर किसी को शेयर करनी है, हर किसी को शेयर करनी है, भले काम करना हो या नहीं प्रोड्यूसर करना बना हो। दो, एसोसिएट प्रोड्यूसर बना नहीं दो। नहीं, आज हर किसी को टैलेंट को ये चाहिए कि ओके आप मेरा भी नाम प्रोड्यूसर में डाल दो। ये एक ट्रेंड हो गया है विच इज़ वेरी हार्मफुल, बिकॉज क्या है कि एक्चुअल जो काम करने वाले प्रोड्यूसर्स है, पीपल लाइक अस, राइट, तो देर इज़ अ वेरी ग्रे लाइन। लोगों को वो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं पता है। आज लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके टैलेंट्स को हायर कर लेते हैं, पर काम कौन करेगा? जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में पैसे घुमाते हैं, कि इंडस्ट्री ख़राब है, ऑर्गेनाइज नहीं है। पर मैं ये बोलता हूँ कि आपने क्या सही तरीका पकड़ा काम करने का? बेसिक फंडामेंटल्स फॉलो Right. किए आपने। आज कोई भी, आज एक राइटर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो या एनीवन, वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जुड़े हैं। पर आज एक प्रोड्यूसर स्टार्ट से लेके पिक्चर ख़त्म हो जाने पे, आफ्टर डिलीवरी, अगर ऐसा 10 साल के बाद अगर वो वापस री रिलीज़ हुई, रिवाइव हुआ, तो वो करता कौन है? प्रोड्यूसर करता है। एंड इट्स लाइक आप एक कंपनी चला रहे हो, राइट, तो आप एक कंपनी चला रहे हो तो बैकएंड में आपके एडमिन प्रोसेसेस से लेके ऑपरेशन से लेके वो सारी चीज़ें, अगर वही चीज़ नहीं चलेगी, राइट, आप इट्स लाइक आप ट्रेन चला रहे हो, आप पूरी रेलवे पटरी से लेके पहले सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं करोगे, तो ट्रेन जो चला रहे हो पहुँचेगी कहाँ पे? ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ एक क्वालिटी जो प्रोड्यूसर को कामयाब बनाती है, वो क्या है? फर्स्ट थिंग इज पेशेंस, पेशेंस एंड बैलेंस ऑफ माइंड। एंड आई मीन एक क्वालिटी नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, पर पेशेंस एंड बैलेंस ऑफ माइंड पहले चाहिए। एंड दूसरी चीज़, आप सुनो सबकी, बट फिर बैलेंस लेके यू टेक अ सिंगल डिसीजन। सिंगल डिसीजन। एंड आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना पड़ेगा, वेदर उसका आउटकम शायद सबको अच्छा ना भी लगे, बट यू ऑलवेज हैव टू थिंक फॉर द प्रोजेक्ट। उसमें कई बार ये होगा कि काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे, काफ़ी लोग खुश भी होंगे, बट अगर प्रोजेक्ट सही हो गया तो सभी लोग खुशी होते हैं। तो आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारी फिल्में एसोसिएशन में की है ना? तो ये एसोसिएशन क्या फ़ायदेमंद साबित होती है और इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब 2 4 5 प्रोड्यूसर एसोसिएट होकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टाइज उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, या आप एसोसिएट होते हो तो क्या देखते हो, या एक कॉमन सर्कल बन गया है उन्हीं लोगों के साथ? नहीं, सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग अलग, ऑब्वियसली अलग अलग सर्कल इन्वेस्टिंग पार्टनर्स वगैरह होते हैं। सो जैसे आपने बोला कि मल्टीपल नेम्स होते हैं, तो अगेन इट्स द सेम फंडा, राइट, कि हर कोई वर्किंग प्रोड्यूसर्स नहीं है, राइट। जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी प्रोड्यूसर्स की क्रेडिट शेयर होती है, राइट। स्टूडियोज़ है उनको भी प्रोड्यूसर्स की क्रेडिट शेयर होती है। सो मेन अल्टीमेटली वर्किंग तो एक ही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही टीम की आती है, एंड साथ में टीम जुड़ी हुई होती है। सो आपका ऑब्वियसली आपका रिस्क शेयरिंग, कॉस्ट शेयरिंग हो जाता है प्रोजेक्ट पे, उसलिए पार्टनर्स जुड़े हुए होते हैं। एंड कई बार ये भी हो जाता है ना कि आज कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो ग्रुप में एक आदमी नहीं होता है, 2 3 लोग होते हैं। तो इसमें कुछ क्रिएटिव प्रोसेस में या मेकिंग के दौरान या मार्केटिंग में कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, आई डिसएग्रीमेंट्स वुड से आते हैं? डिसएग्रीमेंट्स तो, अगर डिसएग्रीमेंट्स नहीं आए तो प्रॉब्लम है। डिसएग्रीमेंट्स आना इज़ अ हेल्दी वे ऑफ वर्किंग, पर अगर वो डिसएग्रीमेंट्स ऐसे है कि जो ईगो ड्रिवन डिसएग्रीमेंट्स है तो वो चीज़ें बिगाड़ देते हैं। पर नॉर्मली ये रहा है कि हमारे सारे एसोसिएशन में डिसएग्रीमेंट्स आए हैं, बट अल्टीमेटली क्या हमने एक ही चीज़ देखी है कि एज अ पर्सन आई हैव ऑलवेज टेकन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की। और भले कई बार मेरे साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं प्रोजेक्ट्स में, सभी ने गिव अप कर दिया हो प्रोजेक्ट पे, नॉट टू नेम एनी वन, बट इन जनरल सभी ने मतलब एक हद तक गिव अप ही कर दिया कि अभी ये प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होगा। पर मेरी एक चीज़ रही है कि मैंने डिक्शनरी में गिव अप वर्ड रखा ही नहीं बाउंस बैक। है। सो सब हट जाए बट आई एम ऑलवेज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एंड अगर मेरा इतना रहा है कि अगर मैंने ठान लिया कि अभी ये करना ही है, पेशेंस बहुत है कि भले कितनी भी मुश्किल आए पर इसको नैया तो पार लगानी है। पूरा करना ही करना है। तो एज ए प्रोड्यूसर क्या वैल्यू एडिशन कर पाते हो आप किसी प्रोजेक्ट में? मैं ये बताऊंगा कि आज अगर कोई भी टैलेंटेड मेकर है या राइटर है एक्सेट्रा, एंड रिजनेबली, क्योंकि कई बार सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही इतनी अलग अलग होती है कि सब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, बट अगर कोई ट्रस्ट के साथ पूरी तरह से आज कोई मेकर, डायरेक्टर या राइटर, कोई भी अगर हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आता है
मैं उतना बोल सकता हूँ कि आपको खाली अपने क्रिएटिविटी, आपका जो रोल है, आप बस उस पर फोकस करो, वरना राइट फ्रॉम मेकिंग टू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, वी मैनेज एवरीथिंग. So I would say कि for any creative person and genuine creative person, it will be a treat to work with us, क्योंकि आपको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. अच्छा, आज के टाइम में एक कंटेंट की फ्लड है, वो चाहे OTT पे देखो या थिएटर में, जनवरी फरवरी में बड़ी Correct. बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, हर वीक रिलीज हो रही है, तो बहुत सारी फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाती, चाहे वो OTT के लिए बनी है तो उनको Right. OTT प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसने बनाया है उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो वो OTT मिलेगा या वहाँ होगा तो ही मैं रिलीज़ करूँगा, ऐसे बड़े बड़े 2 3 4 साल निकल जाते हैं, और थिएटर में भी ऐसा होता है. तो Correct. आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी सिचुएशन आई, या अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं बोलूँ, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो क्या एज ए प्रोड्यूसर, एज ए इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट को आप आगे ले जाने की हिम्मत रखते हैं? सो दो चीज़ें इसमें. आंसरिंग फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो ऑनेस्टली नहीं, एक भी नहीं. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा, मतलब आप तो बता रहे हो कि बन के अटका हुआ है. काफ़ी बार ये भी होता है कि प्रोजेक्ट शुरू होते पर आगे बढ़ते ही नहीं है. करते नहीं. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड से हमारी मेहनत है, पर गॉड हैज़ बिन काइंड कि 9 सालों में आज हमने 9 फिल्में सक्सेसफुली, एक तो आज ही स्क्रीनिंग है, रिलीज़ हो रही है हमारी अभी ये वीक में. सो 9 फिल्में हमारी रिलीज़ हो गई. आज तक जितनी भी फिल्म हमने आगे बढ़ाई है, वो सारी, कुछ महीने आगे पीछे हुए हो, बट सारी फिल्में बनी है, सारी फिल्में रिलीज़ हुई है, सक्सेसफुली चली है, एंड सारी फिल्मों को अप्रिसिएशन भी बहुत मिला है. सो वी हैड बीन ब्लेस्ड, गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस, एंड बिकॉज हमने सारी चीज़ें ऑनेस्टी से की है. आज तक कभी भी कोई चीज़ गलत तरीके से नहीं की है. आंसरिंग सेकंड क्वेश्चन कि क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है जो अटकी हुए थे, आती है, काफ़ी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन लुक्स फॉर अ सोल्यूशन. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें आती है जो पहले हमारे पास आई हो, हमने गाइड किया हो, बट वो होता है ना कि यार कौन एडवाइस लेगा, फिर वो घूम फिर के आती है. पर कई बार ये हो जाता है ना कि मैस इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया होता है, और अंदर अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं अंदर, या तो सब झगड़े हुए हैं, कोई लीगल इश्यू है, तो दो चीज़ हो जाती है हमारे लिए भी एज अ बिजनेस हाउस कि वो मैस में पढ़ के हम कितना करें, यू नो, कि हम कुछ नए पे फोकस करें कि ये मैस क्लियर करें. बट अगर उसमें अगर कंटेंट बाई चांस अच्छा निकल आया है और चीज़ें हमको अगर क्लियर मिलती है या हम कर पाते हैं, तो हम वो चीज़ों को भी आगे बढ़ाते हैं, हेल्प कर देते हैं, या फिर हम एग्जीक्यूशन भी चाहिए, करा देते इंडस्ट्री में हैं. ऐसे लोगों को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव और इंडी फिल्म मेकर्स हैं जो अच्छा बना लेते हैं, पोस्ट के लिए पैसा नहीं है या रिलीज का नहीं है, तो ऐसे लोगों की एंड मैं वो तो चीज़ में भी बोलूँगा क्या, कि आप अगर अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो आप करेक्ट, उनको सपोर्ट करो, प्रमोट करो, बट वो नेक्स्ट चीज़ लेवल में भी पे क्या है, लोग लेके बहुत जाओ. बहुत हैंगअप्स के साथ आते हैं. I सी क्या होता है understand. ना, आप अगर दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, आप अगर आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, पर आप डॉक्टर को बोलोगे नहीं मैं बोलूँ उस तरह से ही कर दूँ, उस तरह से तो कैसे भाई मैं मेरा ऑपरेशन करना है, पर सर्जन को बोलोगे मैं गाइड करूंगा ऐसे ऑपरेशन कर, तो सर्जन नहीं कर पाएगा ऑपरेशन. सही है. भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो एक फेथ के साथ जाते हो. अच्छा वो डॉक्टर आपको गारंटी तो देता नहीं कि आपको क्योर करेगा, बट आप एक फेथ के पास जाते हो कि भाई ये डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, इसको समझ में आती है वो क्या करता है, तो आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हो तो मेरी प्रॉब्लम ये है. फिर आप डॉक्टर ने जो दवाई बोली, आप चुपचाप वो दवाई खाते हो. क्या वो हमारे यहाँ तभी ठीक हो प्रॉब्लम गए. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आना सबको है, सलाह सबको लेनी है, फिर बोलना है पर नहीं हम बोले ऐसा करो, ऐसा करो. तो वैसे में तो हम कैसे उनको सॉल्यूशन नहीं ला सकते हम. बहुत बढ़िया सर. जैसे आपने बोला आपकी जो गुजराती फिल्म है फाटीनी फाटीनी, रिलीज हाँ. हो रही है, मैंने ट्रेलर देखा, काफ़ी कॉमिक मूवी है, कॉमेडी मूवी है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में कुछ बताओ आप. सो अगेन मैं ये बोलूँगा ये फिल्म तो हमने 2 साल पहले बनाना शुरू किया था. ऑब्वियसली रीजनल फिल्म है तो एक बहुत टाइट बजट में है, इसीलिए चैलेंजेस थोड़े आए कि हमको जो बजट में बनाना था उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमको वर्क अराउंड करनी पड़ी. इसके लिए हमारा डिले हुआ, वरना ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेंड हॉरर कॉमेडी का चल गया तो हम बना रहे, हम तो बना ही रहे थे. मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो गुजराती ऑडियंस से बहुत रिलेट करेगी, बिकॉज हमने ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर पाऊंगा, लोग देखेंगे तो मज़ा आएगी, बट हमने इसका बेस एक गुजराती फोकलोर से लिया है. सो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम बेस, जैसे जैसे अपना साउथ कांतारा आई थी तो आज एक बेस था कि वर्ल्ड क्या है, वैसे ही यहाँ सौराष्ट्र साइड का फोकलोर है, तो फोकलोर पे से हमने ये लिया है. एंड जो हमारे दोनों लीड एक्टर्स है, हीतू भाई कनोडिया,
वो इज़ अ लेजेंडरी एक्टर इन गुजराती इंडस्ट्री, और स्मित पंड्या जो वहाँ के बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। उनके कॉमेडी टाइमिंग इज़ अमेजिंग। वो दिखा ट्रेलर में। हाँ, कॉमेडी टाइमिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब वो तो चलो मूवी में है, रियल में भी आप अगर उनके साथ आधे घंटा बैठ जाओ तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो कॉम्बिनेशन बहुत सही है। एंड गुजराती की पहली फिल्म है जो डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम में हुई है। Great. हमने ए आर रहमान साहब के स्टूडियो में उसका साउंड प्रोसेसिंग किया है। सो आई फील के रीजनल सिनेमा से टेक्निकली इतनी साउंड फिल्म आना, एंड मेन थिंग इज़ के रूटेड सब्जेक्ट है, एक फोकलोर से आ रहा है, तो वहाँ की जो ऑडियंस है वो कहानी से रिलेट कर पाएगी। पहली चीज़ वो है, तो आपने इमोशंस पकड़ लिया। दूसरा इमोशंस के बाद फिर आप थाली पूरी परोस के दे रहे हो आप सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ। सो आई फील देखने की बड़ी मज़ा आएगी ऑडियंस को। हमारी शुभकामनाएं हैं सर, आपकी फिल्म सक्सेस हो, बॉक्स ऑफिस पे लोगों को पसंद आए। अच्छा, मैं अगर शरद पटेल जी का, मैं उनका विकीपीडिया, आईएमडीबी, जो उनका पब्लिक प्रोफाइल है, सब भूल जाऊं, शरद पटेल कौन है अपनी निजी लाइफ में? सो निजी लाइफ में मैं बोलूँ तो आई एट अ सच ए यंग एज मैं बहुत कंटेंट फुल इंसान हूँ। मतलब मैंने एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मैं कभी ग्रीड के पीछे नहीं भागा। मैंने बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ये समझ लिया कि इवेंचुअली आपकी नीड्स बहुत लिमिटेड है, राइट। वरना क्या हो जाता है, आप एक एज तक आप सक्सेस के पीछे भागते हो, पैसों के पीछे भागते हो, एंड अनफॉर्चुनेटली आप रिलेशंस कमाना भूल जाते हो। इवेंचुअली आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको गिन चुन के वही चार दोस्त है जिसके साथ बैठ के आपको गप्पे मस्ती मारने करना की, है, वही गप्पी मस्ती मारनी मारनी है। है। तो पब्लिकली येस आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट आई लाइक माई मी टाइम। मैं अपने मी टाइम में मैं आई एम अ पैशनेट सिंगर। सो मैंने कुछ अपने पास प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स भी किए हैं, बट ये इतने सब काम में रह जाता है। बट आई विश कि मैं अपने ही फिल्म्स में सॉन्ग रिकॉर्डिंग परस्यू भी करूँगा। वो मेरा पैशन है, दैट्स अ गॉड गिफ्ट दैट आई हैव इन द वॉइस। एंड आई लव पेट्स। मेरे पास आई हैव 3 पेट्स। एंड me time में I have a 3.5-year-old kid, my son Shanai, वाह। with whom I love spending time a lot. So I'm a hands-on father, completely a hands-on father. So मतलब ऐसा हम ट्रिप पे जाते हैं तो आई एम लाइक द फुल टाइम नैनी। उसकी सारी देख रेख मैं ही करता हूँ, विच आई लव डूइंग इट। अमेजिंग। और इतना सब बिजनेस में बिजी होने के बाद, मल्टी डायमेंशनल प्रोफाइल है, फिर भी पर्सनल लाइफ को आप इस तरह मैनेज करते हो। अच्छा, हर एंड बंदे हमारा के हमारा फर्स्ट फैमिली बहुत बहुत बड़ा है। मतलब माइन एंड माई वाइफ साइड ऑफ फैमिली, वी आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। हमारा खाली फर्स्ट फैमिली, एंड फैमिली फर्स्ट। हमारी ट्रिप्स भी फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है वैसा। सो वी हैव अ ग्रुप वेयर वी हैव आवर सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ऑल कंबाइंड ग्रुप। तो हमारी ट्रिप्स भी ऐसी होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारा खाली फर्स्ट गैदरिंग होता है तो ही फर्स्ट फैमिली गैदरिंग ही 60-70 लोग हो जाते हैं। सो नाइस ऑफ यू। तो हर इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस डिफरेंट होता है, आपका क्या है? मेरा सक्सेस पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सबका सक्सेस एंड इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो जाएगा, राइट, जो कि होगा। सो डेफिनेटली मेरा ऐसे ही हो रहा है, राइट। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन टेकिंग पीपल अलॉन्ग विद मी एंड एलिवेटिंग पीपल वर्किंग विद मी। हमारा फंडा हमेशा से ये रहा है कि कोई आपका कितना भी गलत कर जाए, मुड़ के गलत करने मत जाओ, अपनी लाइन लंबी कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी कोई क्लासिक फिल्म जो आपको बहुत पसंद हो और आप जिसका रीमेक बनाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्म हो या हॉलीवुड फिल्म हो? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लासिक फिल्में तो बहुत है जो मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फिल्म इंक्लाइंड पर्सन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी कोई फिल्म का रीमेक बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि क्या है, अभी तक का जर्नी ये रही है कि हमने हमेशा से नया सोचा है। एंड कई बार ये हो जाता है कि एक पर्सपेक्टिव आप बना लेते हो। येस, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, आएगी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हम करेंगे, बट मैंने कॉन्शियसली ये सोचा नहीं है। बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, आप कॉन्शियसली सोचते हो, जैसे मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मार्केट में क्या चल रहा है। द मोमेंट आप वो सोचना शुरू करते हो ना, तो आपका थॉट बदल जाता है, फिर आप वही लेंस से देखना शुरू करते हो। अगर आपका ये थॉट आ गया कि नहीं यार मैं इसके जैसी फिल्म बनाऊँ, तो क्या हो जाता है कि आपका जो फिक्स्ड माइंडसेट आ यूनिकनेस है, जाता है। यस, हाँ। एक माइंडसेट बदल जाता है, क्योंकि देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स लाइक दैट। तो हमने हमेशा से नया क्रिएशन किया है। सो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन है, बट सोच में कभी वो नहीं लाए, सोच में हमेशा नया क्रिएशन लाए हैं। बहुत बढ़िया।
अच्छा, जैसे मान लो मैं अगर मेरी बात करूं कि एज इंडी फिल्म मेकर मैं सोचता हूं कि माधवन या शाहिद कपूर के साथ मैं फिल्में करूं, क्योंकि मैं उनकी एक्टिंग से या उनकी परफॉर्मेंस से बड़ा प्रभावित हूं। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि मैं इस फला एक्टर के साथ काम करूं, ये प्रोजेक्ट करूं, ऐसा कुछ एम्बिशन? ऑनेस्टली नॉट टू ऑफेंड एनीवन बट नो। रीज़न मैं बताऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली आज आज काफ़ी डिबेट ये होती है कि हिंदी फिल्में अभी चल क्यों नहीं रही है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पीपल से कनेक्ट नहीं कर रही है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं मेकर्स, हमारे जैसे मेकर्स, हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट सेटअप के पीछे भाग रहे हैं कि अगर ये एक्टर है, ये सेटअप है, ये पैकेजिंग है तो मेरा प्री सेल हो जाएगा, ओटीटी ले लेगा, ये ले लेगा। एंड वो सब करने के चक्कर में आप कहानी ही भूल गए हो। तो हमने हमेशा से कोई भी प्रोजेक्ट जो किया, हमने पहले कहानी को पकड़ा है, कहानी पे फोकस, कंटेंट पे फोकस कंटेंट पे फोकस किया, कहानी पकड़े। अगर कहानी आपकी जम गई, राइट, तो उसमें वो कहानी के लिए कौन सूटेबल है, यस, फिर आपका आता है एक स्टेज पे पैकेजिंग। पर वो कहानी के कैरेक्टर में कौन नीडेड है, अगर आप वो तरीके से चलोगे। पर कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई, देखो, कोई भी एक्टर है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब Correct. अपने बेस्ट एफर्ट Right. देते हैं, पर कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको कि कुछ भी रोल दे दो, है ना, वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, मरी से मरी स्टोरी को ले जाते हैं, राइट, है ना। तो ये माइंडसेट भी कभी कभी तो आता होगा कि नहीं यार, स्टोरी में चलो थोड़ा एवरेज है, हम इसको लेके करते हैं। नहीं, पर सो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम कई बार ये हुआ था कि जैसे हमारे पास डेवलपमेंट में कई सब्जेक्ट्स है जो भी मेच्योर्ड नहीं हुए, राइट। तो हम फिर सी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट एक बार लेके बैठे हो, हम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम 40-50 स्टोरीज पे काम करते हैं। सो कंटेंट बैंक हमारे पास है, बट जो भी चीज़ जब तक मेच्योर नहीं होती है ना, उसको आगे लेके नहीं जाते। वरना आपने बोला वही हो जाता है कि आप बहुत हाफ बेक्ड, अच्छा खाना आप आधा पकाया हुआ खाओगे तो आपको नहीं भाएगा। तो हमने कभी ये नैरो डाउन नहीं किया कि चलो ये थोड़ी बहुत ठीक है, एक्टर लेके कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो हमने अप्रोच ही नहीं रखा। भाई नहीं, स्टोरी नहीं समझ में आ रही तो ये रहने तो दूसरे किसी पे काम कर लेते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? हालांकि ऐसा जनरली बहुत कम होता है कि बोले कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर बनने मुंबई जा रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी किसी भी फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो एज ए डायरेक्टर आ रहा है, एज ए राइटर आ रहा है, एज ए एक्टर आ रहा है, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हो? कुछ ऐसा बेसिक कि वो उन चीज़ों को फॉलो करके, है ना, अपने मकसद में कामयाब हो पाएँ। स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि आजकल हर किसी को शॉर्टकट्स की आदत लग चुकी है, राइट। हर किसी को लगता है कि मैंने 2 लोगों को मिला दिया, 3 लोगों को मिला दिया तो मेरा काम बन गया है ना, अभी मतलब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि अब सारा राइट्स मेरा होना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एंड मुझे लगता है कि आजकल सभी को इतना फास्ट आगे बढ़ना है, उसके चक्कर में डेप्थ नहीं रही है। एंड अगर आपको कहीं पे टिके रहना है, इसलिए ये होता है कि जनरली लोग आए 2-3 साल किया फिर चले गए, अरे कुछ नहीं होता है, राइट। कोई भी चीज़ करने के लिए आज टिके रहना पड़ता है। इट्स अ रूल ऑफ 1000 डेज। आपको अगर कोई चीज़ में सक्षम बनना है तो आपको पहले 1000 डेज डे इन एंड डे आउट देने पड़ेंगे सीखने के पीछे, एंड फिर भी सीखते रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज हर कोई चीज़ में। आज अगर आज के टाइम में हम युवाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए आज के टाइम पे हम मिलेनियल जनरेशन जो देखते हैं कि जॉब में भी हर 6-6 महीने पे इधर से उधर जंप ही करते हैं, तो आप एक जगह टिकोगे ही नहीं, सीखोगे क्या, है ना। सही है। और ये अभी पता नहीं चलता, आपको 10-15 साल के बाद जब आपको ग्रो करना होता है ना, एंड कोई आपका पास्ट रिकॉर्ड देखता है, राइट। जैसे आज आपने मुझे बुलाया तो आपने पास्ट रिकॉर्ड देखा पहले, और आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की कि कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी अब कंसिस्टेंसी है तो आदमी कुछ बोल पाएगा और उसका नॉलेज शेयर कर पाएगा। तो नॉलेज डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज इट्स द नॉलेज दैट काउंट्स कि वेयर विल इट टेक यू। सो आई फील के कोई भी लाइन में जाओ, कोई भी स्कोप ऑफ वर्क में जाओ, एक लर्निंग एप्टीट्यूड से जाओ, डेप्थ में घुसो, सारी चीज़ें करो, पहले खुद करो। खुद करो। ज़रूरी Learn नहीं है by छोटे से doing. छोटा काम भी पहले खुद करो। खुद करोगे तो तब जब आप ऊपर बैठोगे तो आपको पता है कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या देनी है। आपको पता ही नहीं इंस्ट्रक्शन क्या देनी है, तो आप आगे आप खुद एम्पायर चला कैसे पाओगे। लोग ठगेंगे, नुकसान हो 100%, जाएगा, 100%। आपके वेंचर्स फेल हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सर, आपके साथ जो कन्वर्सेशन रहा, आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा, और मैं मुझे बहुत मज़ा बहुत आई। धन्यवाद देता हूँ यूएक्स टॉक्स टीम की तरफ से कि आप आए, अपना समय निकाला। तो आज हमने बात की एक विजनरी फिल्म मेकर
शरद पटेल जी, जिनकी सिंपल फिलॉसफी है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंस Thank you very अगेन much. थैंक यू सर। Thank you.